आज हम लोग पढ़ेंगे कवर्धा का फणी नागवंश। क्या पढ़ेंगे? कवर्धा का फणी नागवंश। ठीक है, इस वंश में बहुत सारे प्रसिद्ध राजा हुए, इस वंश में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जिन्होंने कुछ काम किया है, जिनकी प्रसिद्धि है, केवल उन्हीं राजा को हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस कवर्धा के फणी नागवंश का संस्थापक था अहिराज। इस कवर्धा के फणी नागवंश का संस्थापक कौन था? अहिराज। संस्थापक कौन था? अहिराज। और ये जो अहिराज था, है ना, जो अहिराज है, ठीक है, यही इस वंश का क्या हो गया? संस्थापक। ये अहिराज और एक ऋषि था जिसका नाम था जनकर्ण। ऋषि का नाम क्या था? जनकर्ण। उसकी पुत्री का नाम था मिथिला। उसकी पुत्री का नाम क्या था? मिथिला, है ना। ऋषि का नाम क्या था? जनकर्ण ऋषि। और जनकर्ण ऋषि की पुत्री का नाम क्या था? मिथिला। जनकर्ण ऋषि की पुत्री का नाम क्या था? मिथिला। इसका विवाह हुआ था किससे? अहिराज से। किससे हुआ था? अहिराज। तो ये जो वंश है फणी नागवंश, अहि और मिथिला के वंशज होंगे, इसीलिए इस वंश को अहि मिथिला वंश भी कहा जाता है। इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? अहि मिथिला वंश। तो किस वंश को अहि मिथिला वंश कहते हैं? तो कौन सा वंश है? फणी नागवंश। कौन सा वंश है? फणी नागवंश। क्योंकि इस वंश का संस्थापक अहिराज था, या इसका पहला शासक जो था ये अहिराज था, जिसका विवाह जो है जनकर्ण ऋषि की पुत्री किससे हुआ था? मिथिला से। यानी अब जितने भी फणी नागवंशी राजा होंगे वो किसके वंशज होंगे? इसी अहि और मिथिला के वंशज होंगे। इसलिए फणी नागवंश को क्या कहा गया है? अहि मिथिला वंश भी कहा जाता है। क्लियर है? तो किस वंश को अहि मिथिला वंश कहा जाता है? तो कौन सा वंश है? फणी नागवंश। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि फणी नागवंश को किस नाम से और जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? अहि मिथिला वंश के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे राजा हुए, लेकिन हमको सबसे प्रसिद्ध राजा पढ़ना है जिसका नाम क्या है? गोपाल देव। नाम क्या है? गोपाल देव। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि इसने एक ऐसा मंदिर का निर्माण किया जो कि छत्तीसगढ़ का धरोहर बन गया, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? भोरम देव मंदिर के नाम से। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन है? गोपाल देव। भोरम देव मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन है? गोपाल देव। कब निर्माण किया? तो 1089 में, 1089 ईस्वी में, यानी कि 11वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो 1089 ईस्वी आपका 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? तो अभी वर्तमान कवर्धा जिले के, है ना, कौन सा गांव था? चौरी, है ना। कौन सा गांव है? चौरा गांव। कौन सा गांव है? चौरा गांव, है ना। चौरा चौरी तो उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? हाँ, चौरा गांव। कौन से गांव में? चौरा गांव। कवर्धा जिले के चौरा गांव में भोरम देव मंदिर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है। इस भोरम देव मंदिर को किस शैली में बनाया गया है? तो इस भोरम देव मंदिर को किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। और भोरम देव क्या है? तो भोरम देव आदिवासी देवता है ना। भगवान शिव के रूप में ही आदिवासी देवता के रूप में माना जाता है किसको? भोरम देव को। क्लियर है? अब ये भोरम देव है, इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो। ये जो मंदिर बना है, भोरम देव मंदिर जो बना है, सेम ऐसी ही मंदिर पहले कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में बना हुआ है। खजुराहो जगह का नाम है ना। वहाँ जो मंदिर है खजुराहो मंदिर, जैसा मंदिर खजुराहो में बना हुआ है उसी तरह का मंदिर हमारे कहाँ बना हुआ है? भोरम देव में बना हुआ है। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। क्लियर है? तो भोरम देव का मंदिर ये कहाँ स्थित है? कवर्धा के चौरा ग्राम में स्थित है। देखे हो रे? भोरम देव मंदिर गए हो तो इधर लिखा है, जब भी इंटर करते हो मंदिर के पास तो इधर लिखा है चौरा ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है, ऐसे करके आप जाओगे तब देखोगे, है कि नहीं? हाँ। तो कवर्धा के कहाँ है? चौरा गांव में स्थित है भोरम देव मंदिर, जिसका निर्माण गोपाल देव ने कब किया है? 1089 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में बना है ना। इसको चंदेल शैली भी बोलते हैं। कौन सा शैली बोलते हैं? चंदेल शैली। नागर या चंदेल शैली में बना हुआ है। और इसी भोरम देव को ही क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद एक प्रसिद्ध राजा हुआ रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। ठीक है।
तो रामचंद्र देव की प्रसिद्धि के कारण है इसी कवर्धा जिले में इसने 2 महल का निर्माण किया है। एक का नाम है कौन सा, मड़वा महल, मड़वा महल, और एक का नाम है छेरका महल या छेरकी महल। ठीक है, वहां जो महल है उसमें किसका, बकरे का गंध आता है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, छेरकी महल या छेरका महल। ठीक है, तो रामचंद्र देव ने ही बनाया है कौन सा, मड़वा महल या छेरकी महल। कहाँ स्थित है ये, कंवर्धा में, जहां भोरम देव मंदिर है उसी से कुछ दूरी पर स्थित है कौन सा, मड़वा महल और छेरकी महल। ठीक है, ये मड़वा महल जो है, मड़वा छत्तीसगढ़ में कहाँ गड़ाया जाता है, शादी के समय, इसीलिए इसको दुल्हा महल के नाम से भी जाना जाता है ना, दुल्हा महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक राजकुमारी थी, कलचुरी राजकुमारी, जिसका नाम क्या था, अंबिका देवी, उसका विवाह हुआ था, है ना, अंबिका देवी का विवाह हुआ था इसी मड़वा महल में, है ना। और इसका निर्माण जो है रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में कराया है। कब कराया है, 1349 ईस्वी में कराया है। तो रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में मड़वा महल और छेरका महल का निर्माण किया है। मड़वा महल को विवाह का प्रतीक माना जाता है और ये दूल्हा देव के रूप में भी पूजित होता है, जिसका निर्माण 1349 में किसने कराया है, रामचंद्र देव ने कराया है। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा हुआ मोनिंग देव। इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, मोनिंग देव। ठीक है, और मोनिंग देव ने कलचुरी राजा, याद करो मैं पढ़ाया था कौन सा राजा पढ़ाया था, ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव के पिता कौन थे, रामचंद्र देव। तो इतिहासकार मिरासी के अनुसार यह माना जाता है कि मोनिंग देव को किसने पराजित किया, रामचंद्र देव ने। लेकिन जो इनका वो क्या मिला हुआ है, जो शिलालेख अभिलेख मिला है, उससे पता चलता है कि मोनिंग देव को किसने पराजित किया है, ब्रह्मदेव ने पराजित किया है। यानी कुल मिला के जो फणी नागवंश का अंतिम राजा हुआ मोनिंग देव, उसको किसने पराजित कर दिया, कलचुरी राजाओं ने पराजित कर दिया। यानी इस जो वंश है फणी नागवंश, इसका समाप्ति किस वंश ने किया है, कलचुरी राजवंश ने किया है। तो कलचुरी वंश ने इस फणी नागवंश के अंतिम राजा किसको पराजित कर दिया, मोनिंग देव को पराजित कर दिया, और ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है। अच्छा, इस मोनिंग देव को भोणिक देव भी कहा जाता है, कई जगह भोणिक देव के नाम से भी इसका नाम उल्लेखित है। तो अंतिम राजा या तो मोनिंग देव रहेगा ऑप्शन में, या क्या रहेगा, भोणिक देव रहेगा। यह है कौन सा वंश, कंवर्धा का फणी नागवंश। इतना ही पढ़ना है। कितने राजा, 4 राजा। संस्थापक कौन है, अहिराज। फिर राजा भोरम देव मंदिर का निर्माण करने वाला गोपाल देव। कब निर्माण किया, 1089। कौन सी शताब्दी में, 11वीं शताब्दी। कहाँ निर्माण किया, कंवर्धा के चौरा ग्राम। कौन सी शैली में बना है, नागर या चंदेर शैली में बना हुआ है, और इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो। फिर अगला राजा हम पढ़ेंगे कौन सा, रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव ने किसका निर्माण किया, मड़वा महल और छेरका। कब निर्माण किया, 1349 ईस्वी में। यानी कौन सी शताब्दी आएगा ये, 14वीं शताब्दी। कौन सी आएगा, 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो है निर्माण हुआ है मड़वा महल और छेरका महल का। क्लियर है। और अंतिम राजा के रूप में नाम किसका मिलता है, मोनिंग देव या भोणिक देव का, जिसको कलचुरी राजाओं ने पराजित कर इस फणी नागवंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है। अगला राजवंश पढ़ेंगे हम, कांकेर का सोमवंश। कांकेर का सोमवंश। ठीक है, कांकेर के सोमवंश का हमको 3 राजा का ताम्रपत्र मिला है ना। एक राजा है भानुगुप्त। एक राजा कौन है, भानुगुप्त। ठीक है, एक राजा है पंपराज, पंपराज, और एक राजा है कर्णदेव। ये ठीक है। इस जो सोमवंश है इसके 3 राजा, भानुगुप्त है ना, एक है कौन, पंपराज, और एक है कर्णदेव। भानुगुप्त का मिला है कांकेर अभिलेख। भानुगुप्त का कौन सा मिला है, कांकेर अभिलेख। ठीक है। पंपराज का मिला है तहनका पार लेख। तहनका पार अभिलेख, तहनका पार अभिलेख। ठीक है। और कर्णदेव का मिला है आपका सिहावा अभिलेख, सिहावा अभिलेख। ठीक है। तो सोमवंश के कितने राजाओं के अभिलेख मिले, मुख्य रूप से 3 राजाओं के, भानुगुप्त का कांकेर अभिलेख, पंपराज का आपका तहनका पार अभिलेख, और एक है राजा कौन सा, कर्णदेव है ना, एक है, सॉरी, कर्णराज है ना, कर्णराज।
कर्णराज। इसका कौन सा अभिलेख मिला है? सिहावा अभिलेख। ठीक, भानुगुप्त का जो अभिलेख मिला है उसमें स्टार्ट हुआ है राजवंश कहां से? सिंहराज से। स्टार्ट कहां हुआ है? सिंहराज। सिंहराज के बाद राजा, सिंहराज जो है पहला राजा है इस किसका? सोमवंश का। किसके अनुसार? भानुगुप्त के कांकेर अभिलेख के अनुसार। और इसके बाद राजा हुआ व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, और व्याघ्रराज के बाद राजा हुआ ओपदेव। कौन राजा हुआ? ओपदेव। और ओपदेव के बाद राजा हुआ कृष्णराज। ओपदेव के बाद राजा कौन हुआ? कृष्णराज। और कृष्णराज के बाद राजा हुआ जैतराज। जैतराज के बाद सोमचंद्र, और सोमचंद्र के बाद राजा हुआ भानुगुप्त। ऐसा जानकारी हमको किसमें मिलता है? कांकेर अभिलेख में। क्लियर है? अब देखो उसके बाद है पंपराज का तहनका पार अभिलेख। इसमें हमको मिलता है कि जो बोपदेव है उसके बाद राजा हुआ कौन? बोपदेव के बाद राजा हुआ सोमराज। बोपदेव के बाद राजा कौन हुआ? सोमराज। और सोमराज के बाद राजा हुआ कौन? पंपराज। ऐसा जानकारी मिलता है। क्लियर है? और वहीं सिहावा लेख के अनुसार ये जानकारी मिलता है कि बोपदेव के बाद राजा कौन बना? कर्णराज। ऐसा ये कांकेर के सोमवंश के 3 राजाओं के 3 अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलता है। तो पहला राजा है भानुगुप्त, जिसके कांकेर अभिलेख से हमको मिलता है कि इस वंश में पहला राजा कौन हुआ? सिंहराज, व्याघ्रराज, ओपदेव, कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र, और उसके बाद कौन हुआ? भानुगुप्त। कौन हुआ? भानुगुप्त। तो इस अभिलेख के अनुसार है ना, और इन अभिलेखों के अनुसार सबसे सीनियर राजा कौन हुआ? सिंहराज। इसीलिए इसका संस्थापक किसको माना जाता है? सिंहराज को। तो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है? सिंहराज। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है? सिंहराज। और तीनों अभिलेख में देखो, इसमें भी बोपदेव है, इसमें भी बोपदेव है, इसमें भी बोपदेव है। और इन्हीं के बाद जो है ये 3 राजवंश अलग अलग मिलते हैं। इस अभिलेख के अनुसार बोपदेव के बाद राजा कौन मिला? कृष्णराज। इसमें राजा कौन बना? सोमराज। और उसमें राजा कौन बना? कर्णराज। यानी कांकेर के सोमवंश का विभाजन किसके समय हुआ होगा? वोपदेव के समय हुआ होगा। तभी तो एक क्षेत्र में राजा बना होगा वोपदेव के बाद कृष्णराज, फिर अगले क्षेत्र में राजा बना होगा वोपदेव के बाद सोमराज, उसके बाद राजा हुआ कौन होगा? पंपराज। और एक क्षेत्र में वोपदेव के बाद राजा बना होगा कौन? कर्णराज। यानी इस सोमवंश के विभाजन किस राजा के समय हुआ पूछेगा तो वो विभाजन किसके समय हुआ? वोपदेव के समय। जबकि इसका संस्थापक कौन होगा? सिंहराज। और इसमें कितने राजाओं के अभिलेख मिले हैं? तो इसमें कितने राजाओं के अभिलेख मिले हैं? भानुगुप्त का कांकेर अभिलेख, पंपराज का तहनका पार अभिलेख, और कर्णराज का कौन सा मिला है? सिहावा लेख। और इन्हीं लेख के आधार पर सिंहराज को संस्थापक माना गया है और सोमराज सिंहराज को क्या माना गया है? संस्थापक। और इस सोमवंश का विभाजन है ना, कांकेर के सोमवंश का विभाजन किसके समय माना गया है? वोपदेव के समय माना गया है। और यह भी माना जाता है कि इन कांकेर के सोमवंशी राजाओं ने जो है कलचुरी राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली और ये राजवंश क्या हो गया? समाप्त। यानी ये राजवंश भी जाके मिल गया किसमें? कलचुरी राजवंश। किसमें जाके मिल गया? कलचुरी राजवंश में। क्लियर है? अब हम जो है मध्यकालीन इतिहास में आपको कितना चीज पढ़ाना था? पहले पढ़ना था रतनपुर का कलचुरी वंश, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? फिर पढ़ना था रायपुर कलचुरी, ये भी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ना था फणी नागवंश, ये भी पढ़ लिए। और फिर पढ़ना था कौन सा? सोमवंश, ये भी पढ़ लिए। अब ये ऊपर छत्तीसगढ़ के राजवंश हुए मध्यकालीन इतिहास का। अब हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का बस्तर का राजवंश। और बस्तर के मध्यकाल में है ना, मध्यकालीन इतिहास में बस्तर में शासन कर रहा था कौन? बस्तर का छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश, ठीक है। अब पूरा बस्तर चलेगा छिंदक नागवंश और उसके बाद कौन आएगा? काकती वंश, है ना। आपका मध्यकालीन इतिहास का 2 ही राजवंश बन गया। एक है आपका कौन सा? छिंदक नागवंश, और एक है कौन सा? काकती वंश। तो शुरुआत करते हैं किससे? छिंदक नागवंश से। 1023 से लेकर 1324 तक, 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक किसका शासन रहा है? छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन रहा है। क्लियर है? और इस छिंदक नागवंशी राजाओं का जो संस्थापक है, या बस्तर में छिंदक नागवंश का संस्थापक है, वो माना जाता है किसको? नृपति भूषण को। नृपति भूषण क्यों माना जाता है?
है ना। तो नृपति भूषण को संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस वंश का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है एर्राकोट अभिलेख। एर्राकोट अभिलेख, कौन सा अभिलेख मिला है? एर्राकोट अभिलेख, जो इस वंश का पहला अभिलेख है, जो इस वंश का क्या है? पहला अभिलेख है। और इस अभिलेख में 1023 ईस्वी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1023 ईस्वी लिखा हुआ है। और ये अभिलेख किस राजा का है? नृपति भूषण का है, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? तमिल भाषा में लिखा हुआ है। यह अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? तमिल भाषा में लिखा हुआ है। और इसमें 1023 लिखा हुआ है। और ये अभिलेख जो है वो किसका है? इसी नृपति भूषण का है। इसीलिए इस नृपति भूषण को इस वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? तो इस वंश का, कौन सा वंश का? छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन है पूछेगा तो कौन है? नृपति भूषण। कौन सा है? नृपति भूषण। ये जानकारी हमको कहां से मिलता है? एर्राकोट अभिलेख में। एर्राकोट अभिलेख में इसको ही, नृपति भूषण को ही इस छिंदक नागवंश का क्या कहा गया है? संस्थापक कहा गया है। और इस एर्राकोट अभिलेख में कौन सा सन लिखा हुआ है? 1023 लिखा हुआ है। और किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। और यही जो है छिंदक नागवंशी राजाओं का क्या है? पहला अभिलेख है। तो छिंदक नागवंशी राजाओं का पहला अभिलेख का नाम पूछेगा तो कौन सा है? एर्राकोट अभिलेख। किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। और इसी से ही संस्थापक छिंदक नागवंश का किसे माना गया है? नृपति भूषण को माना गया। क्लियर है? इसके बाद राजा हुआ धारावर्ष। इसके बाद राजा कौन हुआ? धारावर्ष। नृपति भूषण के बाद छिंदक नागवंश का राजा कौन हुआ? धारावर्ष। और इस धारावर्ष ने जगदेव भूषण की उपाधि धारण की, है ना। किसकी उपाधि धारण की? जगदेव भूषण। जगदेव भूषण की उपाधि धारण की। ठीक, जगदेव भूषण की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? धारावर्ष, है ना। और इसका एक सेनापति था, या बारसूर अभिलेख के अनुसार इसका कौन सा अभिलेख मिला है? बारसूर। इन राजाओं का कौन सा अभिलेख मिला है? बारसूर अभिलेख। ये कई बार पूछा गया है, बारसूर अभिलेख किन राजाओं का है? तो बारसूर अभिलेख जो है, अभिलेख किन राजाओं का है? छिंदक नागवंशी राजाओं का है। और इस बारसूर अभिलेख के अनुसार इसी राजा धारावर्ष के समय एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था चंद्रादित्य। क्या नाम था? चंद्रादित्य। व्यक्ति का नाम क्या था? चंद्रादित्य। और इसने बारसूर में एक मंदिर बनाया अपने नाम से, जिसको क्या कहा गया? चंद्रदित्येश्वर मंदिर। चंद्रदित्येश्वर मंदिर। तो बारसूर में चंद्रदित्येश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ है? तो धारावर्ष के समय हुआ है। और किसने कराया है? तो वो किसने कराया है? चंद्रादित्य ने कराया है। और इसी मंदिर को हम देवरली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को ही हम किस नाम से जानते हैं? देवरली मंदिर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो राजा बना नृपति भूषण के बाद कौन? धारावर्ष। और धारावर्ष ने कौन सी उपाधि धारण किया? जगत भूषण, है ना, सॉरी, जगदेव भूषण की उपाधि धारण किया। और इसी के समय, धारावर्ष के समय, बारसूर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि चंद्रादित्य नामक एक व्यक्ति था जिसने चंद्रदित्येश्वर मंदिर का निर्माण किया बारसूर में, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? देवरली मंदिर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इस धारावर्ष के बेटे का नाम था सोमेश्वर देव। याद करो, नाम कहीं सुने हो? है ना, सोमेश्वर देव, जिसको किसने हराया था? हाँ, तो धारावर्ष का बेटा था कौन? सोमेश्वर देव। जब धारावर्ष की मृत्यु हुई तो उसका बेटा सोमेश्वर देव छोटा था। बेटा क्या था? छोटा था। तो इस धारावर्ष का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था मधुरांतक देव। क्या नाम था? मधुरांतक देव। ये धारावर्ष का रिश्तेदार था, कोई भाई भाई चाचा वाचा रहा होगा, रिश्तेदार था। इसने देखा कि धारावर्ष की क्या हो गई है? मृत्यु। और उसका बेटा क्या है? छोटा है। तो अभी जो है यहाँ पर प्रशासन चलाने वाला कोई नहीं है। तो इस मधुरांतक देव ने क्या किया कि दक्षिण में एक चोल राजा चल रहा था। इधर चल रहा था चोल, इधर क्या चल रहा था? चालुक्य, भारत का निचला वाला हिस्सा। तो ये जो मधुरांतक देव है, इसने चोल राजाओं के साथ मिलकर इस बस्तर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और धारावर्ष के बाद राजा कौन बन गया? मधुरांतक देव। समझ में आया कैसे मधुरांतक? ये छिंदक ना, नृपति भूषण। नृपति भूषण के बाद कौन आया? धारावर्ष। धारावर्ष के बाद किसको आना था? सोमेश्वर देव को, उसका बेटा, लेकिन वो छोटा था, इसलिए इसने चोल राजाओं के साथ गठबंधन करके बस्तर पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया और राजा बन गया कौन? मधुरांतक देव।
अब इसने अपना पूरा राज सापाट बदल दिया। इसने अपना अलग से झंडा बनवा लिया जिसमें हाथी का क्या रहता था, चित्र रहता था। हाथी का क्या रहता था, चित्र रहता था। जबकि जो छिंदक नागवंशी राजा थे उनके जो ध्वज में उसमें बाघ का और सर्प का चिन्ह रहता था। किसका चिन्ह रहता था, बाघ का और सर्प का चिन्ह रहता था छिंदक नागवंशी राजाओं के झंडे में। इसके राजा बनते ही, मधुरांतक देव के राजा बनते ही बस्तर का जो झंडा है वो चेंज हो गया और किसका लग गया था झंडा में निशान, हाथी और कमल का, हाथी और कमल का झंडा लग गया था। क्लियर है। और इसने ताम्रपत्र, इसका जो ताम्रपत्र मिलता है ना, इसका जो ताम्रपत्र मिलता है उसमें पहली बार हमको नरबलि प्रथा का उल्लेख मिलता है ना। तो मधुरांतक देव के समय का जो ताम्रपत्र मिला है उसी में ही हमको किसका उल्लेख मिलता है, नरबलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक। अब सोमेश्वर देव हो गया क्या, बड़ा। सोमेश्वर देव क्या हो गया, बड़ा हो गया। और सोमेश्वर देव ने चालुक्य राजाओं के साथ मिलकर, सोमेश्वर देव ने किसके साथ मिलकर, चालुक्य राजाओं के साथ मिलकर इस मधुरांतक देव को पराजित किया और सत्ता हासिल कर लिया। तो अगला राजा कौन बन जाएगा, सोमेश्वर देव। कौन राजा बन गया, सोमेश्वर देव, है ना। सोमेश्वर देव राजा बन गया किसके साथ गठबंधन करके, चालुक्य राजाओं के साथ गठबंधन करके सोमेश्वर देव जो है वो क्या बन गया, राजा बन गया। इसने तुरंत क्या किया, अपना राज सिंहासन यानी कि गद्दी चेंज कराया। गद्दी चेंज करेगा तो क्या चेंज होगा, राजधानी। तो इनकी राजधानी होती थी चक्रकोट या भ्रमरकोट। इनकी पहली राजधानी क्या थी, चक्रकोट या भ्रमरकोट। अब ये सोमेश्वर देव राजधानी को चेंज कर देगा और चेंज करके बनाएगा भोगवतीपुर को, भोगवतीपुर को अपनी क्या बनाएगा, राजधानी। तो छिंदक नागवंशियों की राजधानी पहले क्या थी, चक्रकोट या भ्रमरकोट, जिसको आज हम लोग चित्रकोट के नाम से जानते हैं, वही इनकी पहली राजधानी थी। अब सोमेश्वर देव ने राजधानी चेंज करके किसको बना दिया, भोगवतीपुर को बना दिया। अब इस सोमेश्वर देव के बारे में तो आपको पढ़ाया हूं, है कि नहीं, लेकिन आधा पढ़ाया हूं। सोमेश्वर देव इतना प्रतापी राजा था कि इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, ऐसा हमको जानकारी मिलता है कुरुसपाल अभिलेख से। कुरुसपाल अभिलेख, तो कुरुसपाल अभिलेख किस राजा का है बोलेगा, तो कुरुसपाल अभिलेख जो है वो किसका है, सोमेश्वर देव का है। जिसमें हमको पता चलता है कि इस राजा किसने, सोमेश्वर देव ने। कुरुसपाल अभिलेख से जानकारी मिलता है कि इस राजा सोमेश्वर देव ने उड़ यानी कि वर्तमान का उड़ीसा, उड़ यानी कि वर्तमान का उड़ीसा, ठीक है, लवन यानी कि लेमड़ा, क्या लिखा हुआ है अभिलेख में, लेमड़ा यानी वर्तमान का कौन सा क्षेत्र, लवन क्षेत्र। बालाघाट क्षेत्र जिसको उसमें अभिलेख में क्या लिखा गया है, लंजी, है ना, अभिलेख में क्या लिखा गया है, लंजी। और महाराष्ट्र का क्षेत्र जिसको अभिलेख में लिखा गया है वज्र। इन सब क्षेत्रों को क्या कर लिया, जीत लिया। इसके अलावा इसने कलचुरी राजा पृथ्वीदेव प्रथम को भी क्या किया था, पराजित किया था। लेकिन ये कलचुरी राजा जाजल्य देव से क्या हो गया, पराजित हो गया और सपरिवार इसको क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। लेकिन इसकी माता गुंडमा देवी के कहने पर सोमेश्वर देव को सपरिवार क्या कर दिया था, या तो इसने किस कलचुरी राजा को पराजित किया, किस कलचुरी राजा को पराजित किया है, पृथ्वीदेव प्रथम। किसको पराजित किया है, पृथ्वीदेव प्रथम। और किससे पराजित हुआ, तो किससे पराजित हुआ, जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम से क्या हुआ, पराजित हुआ। जबकि पृथ्वीदेव प्रथम को इसने क्या किया था, पराजित किया था। क्लियर है। इसकी पत्नी का नाम था गंग देवी, पत्नी का नाम क्या था, गंग देवी। और इसकी पत्नी गंग देवी ने ही बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण किया है। तो बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण, बत्तीसा मंदिर का निर्माण किस राजा के समय हुआ है, तो किस राजा के समय हुआ है, सोमेश्वर देव के समय हुआ है। और किसने कराया है, तो किसने कराया है, उसकी पत्नी गंग देवी ने कराया है। ऐसा जानकारी हमको मिलता है किससे, इस बारसूर अभिलेख से और इसके कौन सा, कुरुसपाल अभिलेख से। क्लियर है। अब इस राजा सोमेश्वर देव के बाद राजा बना कौन, कन्हर देव। राजा कौन बन गया, कन्हर देव। अब बताओ, जो सोमेश्वर देव है उसने कलचुरी राजा पृथ्वीदेव प्रथम को क्या किया, पराजित किया। फिर सोमेश्वर देव है जाजल्य देव प्रथम से क्या हो गया, पराजित हो गया। यानी अब कलचुरी और ये छिंदक नागवंशियों का 36 का आंकड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अब हर एक राजा जो होगा कलचुरी का, वो छिंदक नागवंशियों के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो इसी में कलचुरी राजा हुआ पृथ्वीदेव द्वितीय। पढ़े हैं इसके बारे में,
हाँ, पृथ्वीदेव द्वितीय जिसका सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुआ है, पढ़े थे। हाँ, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने जब छिंदक नागवंशी राजा किसके ऊपर आक्रमण किया, कन्हर देव के ऊपर आक्रमण किया, तो कन्हर देव डर के मारे सीधा अपना राजधानी छोड़ के ही भाग गया था। इतना खौफ था किसका, कलचुरी राजाओं का उस समय। क्लियर है। तो कौन सा राजा था छिंदक नागवंश का जो पृथ्वीदेव द्वितीय के खौफ से राजधानी छोड़ के भाग गया था, तो कौन सा राजा था, कन्हर देव। यह आपको क्वेश्चन आएगा कि छिंदक नागवंशी राजा कन्हर देव के समय किस कलचुरी राजा ने आक्रमण किया था, तो राजा कौन था, पृथ्वीदेव द्वितीय। क्लियर है। इसके बाद राजा बना जयसिंह देव, जयसिंह देव। ठीक है। इसके बाद राजा कौन बना, जयसिंह देव, और जयसिंह देव के बाद राजा बना सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय। कौन राजा बना, सोमेश्वर देव द्वितीय। और इस सोमेश्वर देव द्वितीय ने राजभूषण की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, राजभूषण की उपाधि धारण की। याद करो, धारावर्ष ने कौन सी उपाधि धारण किया था, जगदेव भूषण। कौन सा उपाधि धारण किया था, जगदेव भूषण। जबकि सोमेश्वर देव ने कौन सा उपाधि धारण किया है, राजभूषण। और राजभूषण की उपाधि धारण करने वाले सोमेश्वर देव के बाद अगला जो राजा हुआ उसका नाम था नरसिंह देव। उसका नाम क्या है, नरसिंह देव। और नरसिंह देव ने भी जगदेव भूषण की उपाधि धारण की। नरसिंह देव ने भी किसकी उपाधि धारण की, जगदेव भूषण की उपाधि धारण की। तो जगदेव भूषण की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा हो गए, दो, एक धारावर्ष और एक कौन है, नरसिंह देव। जबकि राजभूषण की उपाधि एक ही राजा ने धारण किया जिसका नाम क्या है, सोमेश्वर देव। और इस सोमेश्वर देव के बाद राजा हुआ कन्हर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय। सोमेश्वर देव नरसिंह देव के बाद राजा कौन हुआ, कन्हर देव द्वितीय। और कन्हर देव द्वितीय के बाद इस वंश का अंतिम राजा हुआ हरिश्चंद्र। क्या नाम हुआ, हरिश्चंद्र देव। क्या नाम था, हरिश्चंद्र देव। ये इस वंश का क्या था, अंतिम राजा। अब ये अंतिम शासक क्यों था, ध्यान से सुनो। इसकी जानकारी हमको मिलती है टेमरी अभिलेख से। कहां से मिलता है कि अंतिम राजा था करके, टेमरी अभिलेख से। और इस टेमरी अभिलेख को सती अभिलेख भी कहा जाता है। टेमरी अभिलेख को क्या कहा जाता है, सती अभिलेख, क्योंकि इसकी जो पुत्री है उसके वीरता की कहानी इसमें है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सती स्मारक अभिलेख कहा जाता है। भारत में एक राजा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में एक राजा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। उस अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। और मलिक काफूर के डर से बड़े बड़े राजा जो है थर थर कांपते थे। तो जब मलिक काफूर ने वारंगल के राजाओं के ऊपर आक्रमण किया, है ना, वहां का राजा था रुद्र प्रताप देव, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसका एक भाई था, है ना, उसका एक भाई था जिसका नाम था अन्नम देव। वो अन्नम देव भाग गया था और भगते भगते पहुंच गया था कहाँ, बस्तर। कहाँ पहुंच गया था, बस्तर। और जब वो अपने सेना दल बल लेकर बस्तर पहुंचा तो देखा कि बस्तर में किसका शासन चल रहा है, हरिश्चंद्र देव का। तो इस हरिश्चंद्र देव और किसका लड़ाई हुआ, अन्नम देव का, अन्नम देव का। ठीक है, हरिश्चंद्र देव और किसका लड़ाई हुआ, अन्नम देव का लड़ाई हुआ। और इस लड़ाई में हरिश्चंद्र देव की बेटी थी जिसका नाम था चमेली देवी। क्या नाम था, चमेली देवी, चमेली देवी। इसने बड़ी ही वीरता से सामना किया किसका, अन्नम देव का। लेकिन अंत में दोनों बाप बेटी को पराजय का सामना करना पड़ा और दोनों की इस युद्ध में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका उल्लेख हमको टेमरी अभिलेख में मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सती स्मारक अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सती स्मारक अभिलेख, जो इस वंश का, कौन से वंश का, छिंदक नागवंश का अंतिम अभिलेख है। तो छिंदक नागवंश का अंतिम अभिलेख कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है, टेमरी अभिलेख। और पहला अभिलेख पूछेगा तो कौन सा है, एर्राकोट अभिलेख। एर्राकोट अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, तमिल भाषा में। जबकि अंतिम अभिलेख जो है टेमरी अभिलेख, वो किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इस तरह अन्नम देव ने छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र देव, जो अंतिम राजा हुआ, उसको पराजित कर दिया और पूरा बस्तर में जो है छिंदक नागवंशी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है। एक चीज याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि छिंदक नागवंशी जो राजा थे, जितने भी राजा हुए, वो कौन सी उपाधि धारण, देखो जो राजभूषण जगदेव भूषण पढ़ाया वो अपना खुद का उनका क्या था, उपाधि था। लेकिन जो भी छिंदक नागवंशी राजा होते थे वो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे, भोगवतीपुरेश्वर, है ना। ये कई बार पूछा गया है कि छिंदक नागवंशी राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे, कौन सी उपाधि धारण करते थे, भोगवतीपुरेश्वर। क्लियर है।
बारसूर अभिलेख से पता चलता है कि बारसूर में जो मामा भांजा मंदिर है ना, मामा भांजा मंदिर जो है उसका निर्माण जो है वो छिंदक नागवंशी राजाओं ने कराया है, पर किस राजा ने कराया है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया है, तो कौन सा राजवंश है, छिंदक नागवंश। अब छिंदक नागवंशों का बस्तर में शासन खत्म, क्योंकि अन्नम देव ने इसके अंतिम राजा किसको पराजित कर दिया है, हरिश्चंद्र देव को पराजित कर दिया है। तो अन्नम देव एक नए राजवंश की बस्तर में स्थापना करेगा, तो वो कौन सा राजवंश होगा, और वो राजवंश के लोग अभी तक हैं कि नहीं हैं। अभी तक उस राजवंश का एक व्यक्ति आपको मिल सकता है, कहाँ, बस्तर में। वो कौन है, ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।